नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी जो फ्री सीरीज हमने स्टार्ट की है उसकी फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इतिहास शब्द के अर्थ को जाना, यानी इतिहास शब्द के अर्थ को जाना। और उसके बाद हिंदी साहित्य की जो लेखन पद्धतियाँ थी, यानी 5 लेखन पद्धतियों के बारे में मैंने आपको वहाँ विस्तार से चर्चा करके आपको बताया था, जिनमें से एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट थी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी थी कालक्रमानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, चौथी विधेयवादी पद्धति और पांचवी थी समाजशास्त्रीय पद्धति। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि वर्णानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया, तो आप अपना जवाब पेन कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने आपको साथ साथ रिवाइज कराया था कि कौन से जो रचनाकार हैं इतिहास लेखक के, उन्होंने कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई और कौन सी पद्धति ही वो सबसे अच्छी मानी गई है विद्वानों के द्वारा। तो इनमें से मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति को गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में अपनाया था। कालक्रम पदानुक्रम पद्धति थी, उसको ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने अपनाया था। वैज्ञानिक पद्धति यह केवल शोध कार्यों के लिए उपयोगी मानी गई थी। विधेयवादी पद्धति है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई थी और यही सबसे मान्य और सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई थी। इसके अलावा पांचवी जो पद्धति थी वो समाजशास्त्रीय पद्धति थी, जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था और इसको अपनाया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेकिन इसमें कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे गए, इसलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई और इसको सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक मानी गई वो रामचंद्र शुक्ल की विधेयवादी पद्धति थी। इतना ही नहीं, बल्कि हमने पिछली वीडियो में पूरा विस्तार से आपको अच्छे से समझाया था कि कौन कौन सी पद्धति को विश्व स्तर पर किसने माना और भारतीय स्तर पर किसने माना। जैसे कि विधेयवादी पद्धति थी, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता था वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर विश्व स्तर के ऊपर पूछ लिया जाए तो ये इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, विद्वान तेन महोदय। ठीक है। और भारतीयों में अगर पूछा जाए तो इसके को अपनाने वाले थे हमारे हिंदी साहित्य के प्राण, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही हम लिखित सामग्री न करके, यानी हम लिखित सामग्री को न पढ़ते हुए, बल्कि हम साथ साथ में एक रिवीजन क्लासेज चल रही हैं। ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपने पीछे भी थोड़े कम सत्र के रूप में, यानी कि हमने स्नातक में बीए में थोड़े बहुत कुछ जो पार्ट है उसके हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इतने भी अनजान इस हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं हैं। तो इसका जो सबसे मुख्य कार्य है वो हमें है उसको रिवीजन करना। तो चलिए इन्हीं क्लासेस को फटाफट आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अत्यंत ही विस्तृत है। तो और पिछली वीडियो में हमने जो जो कर लिए थे सिर्फ उनके नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जितनी भी पद्धतियाँ थी, यानी हमने 5 मुख्य पद्धतियों के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम एक मुख्य जो टॉपिक है जिसमें से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे, तो ये है जो जितने भी प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे वे कौन कौन से थे और पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा था। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ थे उनमें कितने कवियों को शामिल किया गया, कितने हिंदी के कवि थे, ये सारी जो चर्चा है और उनके लेखक कौन कौन थे और कौन से सन में वो लिखे गए, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इस टॉपिक को ही देख लीजिए। आज हम चर्चा जिसको कर रहे हैं उसी को टिक करके छोड़ देते हैं। आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इतिहास लेखन जो पद्धति है, और इसके जो इतिहास लेखन पद्धति में जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख इतिहासकार कौन कौन हैं। तो इसमें हम 8 से 10
जो इतिहास ग्रंथ है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके सभी बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो इतिहास लेखन जो शुरू किया गया उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है गारसा द तासी, जो कि फ्रांस के विद्वान थे। ठीक है, और भारत में ये आए थे इतिहास लेखन परंपरा में, उर्दू के प्रोफेसर के रूप में ये भारत में आए थे और इन्हीं से इतिहास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। इसका नाम अच्छे से याद कर ले। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसके दो संस्करण थे। ठीक है, और कौन से सन में लिखा गया? 1839। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। 1839 यानी 39। एक मिनट रुकिए, यहाँ लिख देती हूँ 1839। ठीक है, जिसमें ये लिखा गया और इसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। और इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? गारसा द तासी, जो उर्दू के प्रोफेसर थे और फ्रांस से आए थे। और ये ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था क्योंकि ये फ्रांस के विद्वान थे। ठीक है, तो ऐसे हम बार बार उन्हीं को रिपीट करेंगे। यानी हमारा इस क्लास का जो मेन लक्ष्य है, मुख्य, वो है उस चीज़ को याद कराना। ठीक है, क्योंकि लिखित सामग्री आपको अनेक चैनलों पर मिल जाएगी दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लेकिन जो रिवीजन का है वो आपको कोई भी चैनल आपको नहीं कराएगा, सिर्फ लिखित सामग्री आपको उपलब्ध करा देगा। लेकिन हमारे चैनल का लक्ष्य है कि आपको सभी बिंदुओं को क्रम से याद कराना। ठीक है, तो इसके दो संस्करण थे। प्रथम संस्करण है वो 1839, ठीक है, ईस्वी में लिखा गया और इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई थी कि इसमें कवियों के नामों को जोड़ा गया था। और दूसरा संस्करण आया वो 1847 ईस्वी में आया, 1847 ईस्वी में। ठीक है, इसके दो संस्करण थे, इसको याद रखेंगे। 1839 में पहला संस्करण आया और दूसरा संस्करण 1847 ईस्वी में आया। ठीक है, और द्वितीय संस्करण है उसके 3 भाग थे। ठीक है, द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में इसका 3 भागों में इसको विस्तार से चर्चा की गई। और जो दूसरा संस्करण था 1847 वाला, इसमें कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया गया। यानी 1839 में कवियों के नाम का उल्लेख किया गया और 1847 ईस्वी में इनमें कवियों की रचनाओं का उल्लेख इसमें किया गया। अब इनमें हमें जानना है कि सबसे मुख्य बिंदु है कि इसमें कुल कितने कवि थे? 738 कवि थे। ठीक है, 700 यहाँ पे लिख देती हूँ, 738 कवि थे कुल मिलाकर। लेकिन उनमें से 72 कवि थे वो हिंदी के थे। कितने कवि थे? 72 कवि हिंदी के थे। और इस ग्रंथ को लिखने के लिए गारसा द तासी ने 66 यानी 66 पुस्तकों की सहायता ली, जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी की थी। ठीक है, ये बात हो गई। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। गारसा द तासी फ्रांस के विद्वान थे और भारत आए थे उर्दू के प्रोफेसर बनकर, और इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी, जो 1839 ईस्वी में लिखा गया और फ्रेंच भाषा में था। 2 संस्करण थे, प्रथम संस्करण 1839 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में। ठीक है, और इसके भी 2 भाग थे। देखिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि 2 संस्करण इसके लिखे गए, जो 1839 ईस्वी में और एक 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके 2 संस्करण हुए, 1 और 2। पहला संस्करण 1839 में ही आ गया और दूसरा संस्करण 1847 ईस्वी में आ गया। ठीक है,
और तीसरा जो इसका द्वितीय संस्करण का 1871 ईस्वी में, जिसके 3 भाग थे। लेकिन इतना डीपली हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि 2 संस्करण आए इसके, जो 1839 और 1871 ईस्वी में। इसके अन्य पार्ट थे, उनके बारे में इतना हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसमें 738 कवि थे कुल, और 71 कवि हिंदी के थे, 72 कवि थे, 72 कवि हिंदी के थे इसमें। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी में अनुवाद किया। देखिए, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में था, तो हिंदी में अनुवाद इसका किसने किया और कब किया, ये प्रश्न आपका बनेगा। 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में इसका हिंदी में अनुवाद किया। और किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कहाँ से? इलाहाबाद से किया। और हिंदुई साहित्य का इतिहास इसकी यानी फ्रांस में भी रचना की गई। ठीक है, यानी फ्रांस में इसकी रचना की गई। और किस नाम से की गई हिंदी में अनुवाद करके? हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, और कुछ विद्वान थे जिन्होंने गारसा दतासी के बारे में कुछ कहा, उनके बारे में भी हम जान लें। सबसे पहले प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने गारसा दतासी को प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। यानी इतिहासकार के रूप में प्रथम इतिहासकार कौन थे? गारसा दतासी। और इस बात को किसने माना? नलिन विलोचन शर्मा ने। ठीक है, या तो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि नलिन विलोचन शर्मा ने प्रथम इतिहासकार किसे माना? गारसा दतासी को। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे कि गारसा दतासी को प्रथम इतिहास ग्रंथकार किसने माना? नलिन विलोचन शर्मा ने। आपके प्रश्न बनते हैं ये वाले। एक बार मैं आपको बता दूं, कौन सा ग्रंथ इस्तवार दलाली त्रेत्र, इसकी रचना कब? 1839 ईस्वी में। किसने लिखा? गारसा दतासी ने लिखा। कितने संस्करण थे? 2 संस्करण थे। पहला संस्करण 1839 में, दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में। कुल कवि कितने थे? 738 कवि थे। हिंदी के कितने थे? 72 कवि थे। कितनी पुस्तकों की हेल्प ली? 66 कवि पुस्तकों की। और इसमें हिंदी की कितनी पुस्तकें थी? 11 पुस्तकें थी। हिंदी में अनुवाद किसने किया इसका? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और कब किया? 1952 ईस्वी में। और किसने गारसा दतासी को प्रथम इतिहास ग्रंथकार के रूप में माना? तो नलिन विलोचन शर्मा ने माना। ठीक है, ये मुख्य बिंदु थे जो हमने फटाफट रिवाइज कर लिए हैं। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ ली थी, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमने वर्णानुक्रम पद्धति पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि इसको अपनाने वाले कौन थे? गारसा दतासी और शिव सिंह सेंगर। तो इनका इतिहास ग्रंथ आ गया हमारे सामने। अब हमें ये भी इसके साथ साथ लिखना होगा या याद करना होगा अच्छे से कि इसको कौन सी पद्धति अपनाई इन्होंने? वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। ठीक है, अब पहले हिंदी भाषा तो थी नहीं, कौन सी भाषा थी? हिंदुस्तानी भाषा। अब हिंदुस्तानी भाषा किसको कहा गया है? कि मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता था। और गारसा दतासी के अनुसार जो उत्तर भारत के लोग जो अरबी फारसी बोलते थे, यानी कहाँ के लोग? उत्तर भारत के लोग जो अरबी और फारसी बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का यहाँ आक्रमण हुआ था और उसके कारण जो फारसी भाषा लोग बोलते थे। और हिंदुस्तानी उत्तरी और यानी जो हिंदुस्तानी थे वो उत्तरी हिंदुस्तानी कहलाई, है ना। और दक्षिण भारत में जो मुसलमान बोलते थे उनको दक्षिणी हिंदी कहलाई। ठीक है, यानी उत्तर में जो बोलते थे तो वो उत्तरी हिंदी कहलाई, हिंदुस्तानी कहलाई, और दक्षिण वालों की हिंदी थी वो दक्षिणी हिंदी कहलाई। ठीक है, तो ये कुछ याद करने लायक चीज़ें थी जो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है तज़किरा-ई-सुअरा।
और ये किसकी रचना है? मौलवी करीमुद्दीन। जैसे गारसद अतासी का ग्रंथ था इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसी प्रकार मौलवी करीमुद्दीन थे, उनका एक इतिहास ग्रंथ था जिसका नाम था तज़किरा ई सुअरा। ठीक है, और ये कब लिखा गया? 1848 ईस्वी में। देखिए इनके जो रचना काल के हिसाब से हम क्रम से चलेंगे, इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी कि 1839 ईस्वी में गारसद अतासी का था, दूसरे नंबर पर करीमुद्दीन यानी मौलवी करीमुद्दीन, और उनका था तज़किरा ई सुअरा 1848 ईस्वी में। और इसमें कुल कितने कवि थे? 1004 कवि थे। कितने थे? 1004। और गारसद अतासी ये कितने थे? 738 कवि थे। ठीक है, ऐसे कंपेयर करते हुए साथ साथ चलेंगे। और उन्होंने हिंदी के कितने लिए? 72 कवि। और इन्होंने हिंदी के कितने लिए? 62 कवि। देखिए, ठीक है, यानी कि इन्होंने ही ठीक लिए थे इससे अच्छा तो, यानी इनके 738 में से थे फिर भी 72 ले लिए, और इनके 1004 हैं फिर भी 62 ही लिए, यानी इनसे तो ज़्यादा हिंदी के कवि गारसद अतासी ने लिए। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब आ जाता है तीसरा ग्रंथ जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, और ये किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की। ठीक है, पहला गारसद अतासी का था इस्तवार दलाल लिटरेचर, दूसरा मौलवी करीमुद्दीन का था तज़किरा ई सुअरा, पहला 1839 ईस्वी में, दूसरा 1848 ईस्वी में। और ऐसे ही क्रम से अब आगे चलते हैं, तो तीसरा जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सेंगर का, जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, और जिसकी रचना कब हुई? 1883 ईस्वी में। ठीक है, और क्या हुआ कि 1848 ईस्वी में, देखिए ये जो जितने भी दो ग्रंथ हमने पढ़े ना शुरू के, एक तो फ्रेंच भाषा में लिखा था, दूसरा था ये उर्दू में लिखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये उर्दू के कवि थे मौलवी करीमुद्दीन। और अगर हम पहला जो इतिहास ग्रंथ ऐसा जो हिंदी में लिखा गया उसके बारे में जानेंगे, तो ये था 1948 ईस्वी में, यानी 1948 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, ये जो ग्रंथ था ये हिंदी में लिखा पहला ग्रंथ था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे शिव सिंह सेंगर के बारे में। शिव सिंह सेंगर का था शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, और इनका इतिहास ग्रंथ कहाँ पर प्रकाशित हुआ? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इनका ग्रंथ है ये प्रकाशित हुआ। और इसमें कुल कितने कवि थे? इनको कर देते हैं साफ। इसमें कुल कितने कवि थे? शिव सिंह सरोज में 1000 कवि। कितने थे? 1000 कवि। ठीक है, और हिंदी के इन्होंने कितने लिए? 838 कवि इन्होंने सबसे ज़्यादा लिए, यानी गारसद अतासी और मौलवी करीमुद्दीन की तुलना करें तो गारसद अतासी ने ज़्यादा लिए, क्योंकि उनके 738 में से 72 कवि हिंदी के थे। मौलवी करीमुद्दीन के 1004 में से 62 कवि हिंदी के थे। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवि में से 838 कवि हैं वो हिंदी के लिए। और अगला जो ग्रंथ लेते हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में, देखिए शिव सिंह सेंगर का 1883 ईस्वी में था और जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी में। क्रम से चल रहे हैं हम, याद रखेंगे, फिर से रिवाइज करते रहिए। पहला गारसद अतासी का था, दूसरा मौलवी करीमुद्दीन का था, और तीसरा शिव सिंह सेंगर का था, चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन का था। ठीक है, ऐसे ही हम बार बार उनको याद करते हुए चलेंगे प्रत्येक रचना के साथ, तो वो जल्दी हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको पुस्तकों में इसका जो रचना काल है, यानी शुक्ल जी की पुस्तक है, उसमें इसका रचना काल 1889 ईस्वी भी हमें मिलता है। क्योंकि कई पुस्तकों का जब हम अध्ययन करते हैं उनमें से हम अपने नोट्स तैयार करते हैं, तो हमें उन तथ्यों के बारे में भी चर्चा करनी अत्यंत ही आवश्यक हो जाती है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मैम ने तो 1888 बताया था, लेकिन ये तो 1889 है। लेकिन कई पुस्तकों के जिनमें अलग अलग रचना काल हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपके
एग्ज़ाम में 1888 आता है तो भी ठीक है, और 1889 आ जाए तो 1889 को हम टिक करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार अनेक विद्वान हैं, उन्होंने इनके रचना काल के बारे में मतभेद रहता है, और जो दूसरा रचना काल है उसको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। क्या क्या किए? सबसे पहले तो इन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। देखिए, जब कोई बाहर से आता है ना और उस दूसरे परिवेश में जाकर उनके जो इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हमें उसकी भाषाओं की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो वही काम यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, यानी कि सबसे पहला काम किया भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। कब तक? 1902 से लेकर 1909 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 7 साल तक इन्होंने भाषाओं का सर्वेक्षण किया, भारतीय भाषाओं का। उसके बाद दूसरा काम क्या किया इन्होंने? तुलसीदास जी का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है, यानी 1886 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी तक, इतने सालों तक इन्होंने तुलसीदास जी का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया। और तीसरा काम किया इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में इन्होंने फिर लिख दिया। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतने प्रयत्न के बाद ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसलिए सच्चे अर्थों में इनके जो हिंदी साहित्य के इतिहास को ही पहला इतिहास माना जा सकता है। और ये बात किसने की है? अनेक विद्वानों ने इस बात को माना है या उससे सहमत हुए हैं। लेकिन ये जो इनका ग्रंथ था ये अंग्रेजी भाषा में था। इसका भी अनुवाद हिंदी में किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। देखिए, हमारा जो पहला ग्रंथ था गारसा दत्तासी का इस्तवार दलाल इतरेत्र, उसका अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में। ठीक है, और इस ग्रंथ यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो इन जो अनुवादक हैं इनको आप याद रखेंगे, और किस नाम से किया था ये भी याद रखेंगे, और किस सन में किया ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तुलसी जी पर इन्होंने कोई ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु 1 दर्जन फुटकर निबंध लिख दिए। ऐसे कोई स्पेशल ग्रंथ तो नहीं लिखा बड़ा कि भाई तुलसी जी के इन्होंने इतना अध्ययन किया है 1886 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी तक, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। 1 दर्जन फुटकर निबंध लिख दिए, जो हमारे लिए, जो हम शोध कार्य करने वाले छात्रों के लिए से उनको मदद मिलेगी। ठीक है, यानी उन्होंने इतना अध्ययन किया तो छोटे छोटे निबंध लिख दिए, और जो शोध कार्य करेंगे विद्यार्थी उनको उसमें हेल्प के लिए वो मिल जाएंगे। ठीक है, और वर्नाक्यूलर यानी खड़ी बोली, वर्नाक्यूलर का अर्थ होता है जो परिवेश की जो भाषा है वो खड़ी बोली का इन्होंने इसमें प्रयोग किया, जो हिंदी भाषा में इनका अनुवाद किया गया था। और काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास किया गया, यानी 2 शर्तें हमने बताई थी ना, तो प्रथम बार यहाँ पर काल विभाजन का प्रयास यहाँ किया गया था। देखिए, हमने जो पद्धतियाँ पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी कि शिव सिंह सेंगर और जो हमारे गारसा दत्तासी थे इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई, और कालक्रम पद्धति थी दूसरे नंबर की जो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने अपनाई थी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन की जो प्रथम प्रयास था वो इस ग्रंथ में किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ। और इसमें कुल एक बार इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जो पत्रिका इसमें प्रकाशित हुआ, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम भी था विलियम जोन्स। ठीक है, और इस ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवि थे वो लिए, और इसके 11 अध्याय लिए। ठीक है, और केवल हिंदी कवियों का ही इसमें वर्णन किया है। देखिए, ये सबसे अच्छी बात कर दी इन्होंने, इसलिए इसमें कोई झंझट नहीं है कि 952 के 952 कवि किसके थे? हिंदी भाषा के थे। ठीक है, यानी हिंदी कवियों को ही सिर्फ रखा इन्होंने और किसी कवियों को नहीं रखा। तो सिर्फ 2 में ही आपको याद रखना है कि जॉर्ज जो गारसा दत्तासी थे उन्होंने 738 कवि लिए, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे, और
जो मौलवी करीमुद्दीन थे 1000 कवियों में से 62 कवि हिंदी के थे, और शिव सिंह सेंगर थे उनमें 1000 कवियों में 838 हिंदी के थे। ठीक है, यानी हिंदी के याद करने वाले सिर्फ 3 ही ग्रंथ थे, जो हमने पिछली बातें की थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ सारे हिंदी के ही ले लिए, और वो कितने थे 952, और 11 अध्याय में बनाया इसको। ठीक है, पूरे इतिहास ग्रंथ को, और केवल हिंदी कवियों को ही इसमें लिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, कालक्रम पद्धति को अपनाया, ये याद रखेंगे। कहाँ प्रकाशित हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। और पहली बार काल विभाजन का प्रथम प्रयास कहाँ किया गया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 और 1889 दोनों याद रखेंगे कि 1889 शुक्ल जी ने माना है और 1888 में ये सर्वसम्मत है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। इसके कुछ और बिंदु होंगे तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक और काम किया कि इन्होंने जो रीति काल का नाम था उसको रीति काव्य कहा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यानी रीति काल को रीति काव्य किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, और रीति काल किसने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, और इससे प्रभावित होकर इसका जो नामकरण था, यानी ग्रियर्सन के जो रीति काव्य से प्रभावित होकर रीतिकाल नामकरण शुक्ल जी ने दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए 18 पुस्तकों की मदद ली। ठीक है, और 17वें नंबर पर शिव सिंह सरोज का नाम इन्होंने लिया, क्योंकि शिव सिंह सरोज की रचना पहले हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 3रे नंबर पर हमने जो इतिहास ग्रंथ पढ़ा था उसका नाम था शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर का था। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर सहायता ली किन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। परंतु विद्वानों ने पाया कि इन्होंने 5 ही पुस्तकों की मदद ली। कहीं कहीं पर तो इसका वर्णन है कि 18 पुस्तकों की हेल्प ली। तो ये जो कन्फ्यूजन वाले जो तथ्य होते हैं ना, इनको खास करके आप नोट कर लेंगे। कितनी पुस्तकों की हेल्प ली, 18 पुस्तकों की अगर आ जाए ऑप्शन में तो भी ठीक करेंगे। अगर ऑप्शन में 5 पुस्तकें हैं तो 5 पुस्तकों पर ही टिक करेंगे। ठीक है, तो वो 5 पुस्तकें कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो नाम आता है शिव सिंह सरोज का, दूसरा है श्रृंगार संग्रह, नाम याद रखेंगे इनका, शिव सिंह सरोज, दूसरी है श्रृंगार संग्रह, तीसरी है सुंदरी तिलक। कौन सी है, सुंदरी तिलक। ठीक है, और चौथी है विचित्रोपदेश, यानी विचित्रोपदेश, यानी विचित्र प्रकार का उपदेश, ऐसी पुस्तक का उसका नाम था। और 5वीं पुस्तक जिसकी सहायता उन्होंने ली उसका नाम था राग कल्प द्रुम। कौन सी थी, राग कल्प द्रुम। यानी 5 पुस्तकें अगर आपको ऐसे याद नहीं होती हैं तो इसकी एक ट्रिक बना लीजिए आप। मैंने अपनी एक ट्रिक बना रखी है कि शिव सिंह की सुंदरी ने, शिव सिंह की सुंदरी ने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, यानी शिव सिंह की सुंदरी थी और उन्होंने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। इससे कौन 5 पुस्तकों के नाम आ गए, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह से कौन सी, शिव सिंह सरोज, और सुंदरी से सुंदरी तिलक, और श्रृंगार श्रृंगार संग्रह, विचित्र विचित्रोपदेश, और राग सुनाया राग कल्प द्रुम। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इस लाइन को आपको लिए रिपीट कर देती हूँ। शिव सिंह की सुंदरी ने श्रृंगार करके विचित्र राग सुनाया। और 5 पुस्तकों के नाम फिर से सुन लीजिए, शिव सिंह सरोज, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, विचित्रोपदेश और राग कल्प द्रुम। ठीक है, ये 5 पुस्तकें हैं जिनकी सहायता गारसा दत्तासी ने, इन्होंने ग्रियर्सन ने ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक और काम, महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने रीति काल को रीति काव्य कहा, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को भी कुछ कहा। क्या कहा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। ठीक है, इनके 2 मुख्य बिंदु आप याद रखेंगे, रीति काल को रीति काव्य कहा और भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा।
ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ठीक है। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। देखिए, क्योंकि इसमें सारे हिंदी के कवि लिए गए थे, तो ऐसा नाम भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस नाम से किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। और कब किया था? नवंबर 1957 को। ठीक है, नवंबर 1957 को। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट जो इतिहास ग्रंथ था गारसा दतासी का, इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, और इसका अनुवाद किया था 1957 ईस्वी में। तो इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गारसा दतासी सबसे पहले नंबर पे हैं, तो उनका 52 में है, और ये चौथे नंबर पे है हमारे, है ना। ग्रियर्सन चौथे नंबर पे आए ना, पहले पे गारसा दतासी, दूसरा है मौलवी करीमुद्दीन, तीसरा है शिव सिंह सेंगर, और चौथा है ये जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। 1952 में हिंदी अनुवाद हुआ था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दतासी के ग्रंथ का किया था, और 1957 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और किस नाम से किया था ये भी याद रखेंगे। देखिए, उस ग्रंथ का नाम किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इस ग्रियर्सन ने सारे हिंदी के कवि ले रखे थे, इसलिए इसका नाम था, इस नाम से इसकी रचना का अनुवाद किया। तो इसको बार बार आप ऐसे रिलेट कर करके और एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपको रटने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास रटने का बिल्कुल नहीं है, समझने का है। कुछ तिथियां हैं जिनको हम कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करवा देंगे। ठीक है। और इन्होंने एक बात और देखिए, इन्होंने रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किया। वैसे ये बातें ऐसी पेपर में शायद ही आए, कभी कभी आ सकती हैं, लेकिन इनका आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि रस के लिए स्टाइल शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। रौद्र रस को इन्होंने द ट्रेजिक स्टाइल, रौद्र रस है यानी गुस्सा, गुस्से वाला है ना, रौद्र रूप धारण करना, तो ट्रेजिक कोई ट्रेजिडी होगी। ऐसे एक दूसरे को ना ऐसे कनेक्ट कर लो उस चीज़ों से। यानी रौद्र रस के बारे में पूछ लें कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रौद्र जो रस है उसको कौन सी स्टाइल कहा? ट्रेजिक स्टाइल। और विभत्स को स्टेरिक, है ना, विभत्स रस यानी डरावना, है ना, तो उसको बोला इन्होंने स्टेरिक स्टाइल। और नागरी प्रचारणी सभा ने 1900 से 1911 तक सभी ग्रंथों को खोज लिया था। ये नहीं आएगा आपको। चलिए, 5वें नंबर का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। अब यहाँ पर ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये मिश्र बंधु हैं। ठीक है, यानी 3 भाई थे ये, और इनका नाम था सुख बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। यानी 3 भाई थे ये। कहाँ के थे? लखनऊ के 3 भाई थे। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम इन्होंने रखा मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, यानी अपने नाम के आगे ही इन्होंने विनोद लगा दिया और उसी ग्रंथ का नाम इन्होंने रख दिया। जो कब? 1913 ईस्वी में। देखिए, हम फिर से आपको करवाएं। शुरू में जब हमने पढ़े तो सबसे पहले गारसा दतासी का था जो 1839 ईस्वी में, फिर मौलवी करीमुद्दीन का था 1848 ईस्वी में, शिव सिंह सेंगर का था 1883 ईस्वी में, और जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ था उसका 1888 ईस्वी में। ठीक है, अब आ गया हमारा 1913 ईस्वी में, यानी मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 3 भाग 1913 ईस्वी में और नवरत्न पुस्तक का पूरक भाग बनकर आए थे। कौन सी पुस्तक का? नवरत्न पुस्तक के पूरक के रूप में ये ग्रंथ सामने आया, और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। ठीक है, 4 भाग थे, लेकिन 3 भाग 1913 में ही प्रकाशित हो गए और चौथा भाग था वो 1934 में। यानी देखिए 13 और 34,
यानी 3 भाग 13 में हो गए और चौथा भाग 34 में हो गया। इसमें तो कॉमन सेंस वैसे ही लगा लेंगे तो वैसे ही याद रह जाएंगे। ये इनको रटने की या बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे ना कि मुझे डेट याद नहीं रहेंगी, कितनी तारीख को क्या हुआ था, मुझे उस ग्रंथ की रचनाकार नहीं याद रहेगा, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। तो हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है आपको इन चीज़ों को बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से आप तक पहुंचाना और आपको बिल्कुल कंठस्थ करा देना। ठीक है। पहले 3 भाग कब? 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग कब? 1934 ईस्वी में। ठीक है। इसमें प्रथम बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया, यानी इसका कालक्रम के साथ समुचित इसका काल विभाजन भी किया गया, और यह सबसे वृहद इतिहास ग्रंथ था, यानी सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ था, क्योंकि अब तक हमने 1004 और 1000 तक 900 इतने कवियों की चर्चा हमने पिछले इतिहास ग्रंथों में की थी, लेकिन ये 5वें नंबर का था, तो 5 यानी सबसे बड़ा, और 5000 भी हैं इसमें, ये भी याद रखिए, यानी 4591, लगभग 5000 कवियों का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और 3 जो ये मिश्र बंधु थे ना, इनके नाम भी याद करने के लिए आप छोटी सी ट्रिक है, शुक, श्याम, गणेश, है ना। बिहारी मिश्र तो सभी के आगे है, सिर्फ आगे का जो नाम है ना वो याद कर लो, शुक, श्याम, गणेश, हो गया ना। पहला भाग 1913, यानी पहले 3 भाग, 4 भाग थे इसके, पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। इजी। आगे देखते हैं। और मिश्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ से शुक्ल जी भी प्रभावित थे, यानी इनके इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? विधेयवादी पद्धति अपनाई थी, जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन एक बात और यहाँ पर हो गई कि डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा थे ना, जिन्होंने गारसदत्तासी के इतिहास ग्रंथ को पहला इतिहास ग्रंथ माना था। पीछे चले जाइए, अपने दिमाग को घुमाइए। गारसदत्तासी के इतिहास को पहला ग्रंथकार किसने माना था? नलिन विलोचन शर्मा ने। तो उन्होंने इनके बारे में, यानी मिश्र बंधुओं के बारे में क्या कह दिया कि इन्होंने तो विधेयवादी पद्धति अपनाई ही नहीं, और इससे शुक्ल जी प्रभावित थे, यानी कि इन्होंने, नलिन विलोचन शर्मा ने यहाँ पर मिश्र बंधुओं की आलोचना कर दी। ठीक है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि कई बार बच्चे ईसवी सन और विक्रम संवत में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए विक्रम संवत हमेशा आगे चलता है और ईसवी सन पीछे चलता है। यानी अगर विक्रम संवत 1000 है तो उसमें से हम 57 घटा देंगे तो ईसवी सन आ जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि विक्रम संवत को ईसवी सन में बदलना आना चाहिए आपको, और ईसवी सन को विक्रम संवत में बदलना आना चाहिए। अगर आपने ईसवी सन निकालना है तो उस विक्रम संवत में से 57 साल घटा देंगे। अगर विक्रम संवत से ईसवी सन बनाना है तो ईसवी सन से अगर विक्रम संवत बनाना है तो उसमें 57 साल जोड़ देंगे। बस एक मोटी सी बात ये याद रखिए कि विक्रम संवत है वो 57 साल ईसवी सन से आगे रहता है। ठीक है। विक्रम संवत आगे चलता है और ईसवी सन है वो 57 साल पीछे चलता है। ठीक है। अगर हमारा ईसवी सन आज 2024 है तो विक्रम संवत में इस 2024 में 57 साल और जोड़ देंगे तो वो हमारा आज का विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। और एक बात और कि मिश्र बंधुओं ने अपने जो इतिहास ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, इसमें काल विभाजन किया हुआ कितने भागों में किया? 8 भागों में। यानी 5 तो इन्होंने मुख्य भाग किए, आरंभिक काल, मध्य काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है। और आरंभिक काल को फिर 2 भागों में, पूर्व और उत्तर के रूप में, और मध्य काल को इन्होंने पूर्व और प्रौढ़ के रूप में, और अलंकृत काल यानी तीसरे को पूर्व और उत्तर के रूप में ऐसे विभाजित किया। लेकिन इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे कितने भागों में विभक्त किया, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है। 5 भागों में किया मुख्य रूप से, और कुल मिलाकर इनके
उपभाग भी मिला दिए जाएं तो 8 भागों में, यानी 5 भाग आ जाएं तो भी आपने आंसर लगाना है। अगर ऑप्शन में 8 भाग है तो भी ऑप्शन लगाना है, क्योंकि अगर 8 दे रखा है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने उपभागों को भी जोड़कर आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा इतिहास ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। ठीक है, और यह इतिहास ग्रंथ शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, यानी प्रत्यक्ष रूप से ग्रंथ जो इतिहास ग्रंथ था वो नहीं था, हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी, एक पत्रिका थी, उसमें ये एक उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है, और शुरू में इस कृति का जो नाम था वो हिंदी साहित्य का विकास था। ठीक है, यानी सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो पुस्तक छपी है ना, ये इसका पहले नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। ये प्रश्न आपका बनता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया, और काल विभाजन का आधार प्रवृत्तियां व रचनाओं को भी माना गया। यानी इन्होंने उन दोनों शर्तों को, इतिहास लेखन की दोनों शर्तों को माना, यानी विधेयवादी पद्धति को मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और विधेयवादी जो पद्धति होती है, इसके अंदर वो इतिहास लेखन की दोनों शर्तें पूर्ण की जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये पद्धति सबसे ही महत्वपूर्ण है। और शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो पुस्तक लिखी थी 1929 ईस्वी में, इसका 1940 ईस्वी में परिवर्धित रूप, यानी उसका विस्तृत रूप प्रकाशित करवाया, जिसमें इन्होंने तुलसीदास जी का तो पक्ष लिया है, यानी तुलसीदास जी का तो इन्होंने पक्ष लिया है, उनके पक्ष में रहे, और कबीरदास जी की इन्होंने अवहेलना की है अपने ग्रंथ में। और शुक्ल जी ने अपने इस इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए 12 पुस्तकों की मदद ली, जिनमें से 8 पुस्तकें हिंदी की थी और 4 पुस्तकें अपभ्रंश की थी। और वे कौन कौन सी हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। और इन सभी 12 पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। बीसलदेव नरपति नाल्हा की पुस्तक थी, खुमान रासो दलपति विजय की, पृथ्वीराज, एक बार इन पुस्तकों के नाम ही आप समझ लीजिए, बीसलदेव, खुमान, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, पदावली और पहेलियाँ, ये 8 पुस्तकें तो हिंदी की थी। अब इनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी एक बार सुन लेते हैं। बीसलदेव रासो, इसकी रचना नरपति नाल्ह ने की थी। खुमान रासो, इसकी रचना दलपति जी ने की थी। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंदवरदाई ने की थी। परमाल रासो, इसकी रचना जगनीक ने की थी। और जयचंद प्रकाश, इसकी रचना केदार भट्ट ने की थी। जय मयंक जस चंद्रिका, इसकी रचना मधुकर कवि ने की थी। और पदावली, इसकी रचना विद्यापति जी ने की थी। और पहेलियाँ अमीर खुसरो ने की थी। और देखिए ये विद्यापति की पदावली हमारे यूनिट 5 में लगी हुई है। इनके 1 से लेकर 25 तक के पद लगे हुए हैं, और इनकी भी वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर विस्तृत रूप से शब्दार्थ के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी 8 रचनाएं जो मैंने इनके रचनाकारों के साथ बताई हैं, ये सारी हिंदी की पुस्तकें थी। और 4 इन्होंने अपभ्रंश भाषा की जो पुस्तकें थी उनकी सहायता ली, और उनका नाम है विजयपाल रासो, नाल सिंह की, हमीर रासो, सारंगधर की, और कीर्ति लता विद्यापति की, और कीर्ति पताका ये भी विद्यापति जी की थी। ठीक है, ये सारी जो साहित्यिक पुस्तकें थी। देखिए 4 पुस्तकें हैं वो साहित्यिक हैं, यानी जो अपभ्रंश की 4 पुस्तकें मैंने बताई है ना आपको, विजयपाल, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये सारी साहित्यिक पुस्तकें हैं। ठीक है, और 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिनको छोड़कर सारी पुस्तकें वीरगाथात्मक पुस्तकें हैं। ठीक है, 3 पुस्तकों को याद रखिए, बीसलदेव रासो, पदावली
और अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ, ये 3 पुस्तकें। 12 पुस्तकों में से इन 3 पुस्तकों को छोड़कर अगर किसी भी पुस्तक का नाम आ जाए तो उनमें वीर गाथा का वर्णन किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक है, वो किस रस के बारे में है, क्योंकि विद्यापति की पदावली है ये तो श्रृंगार रस पर आधारित है। ठीक है, पहेलियाँ हैं वो भी वीर गाथात्मक नहीं है, और बीसल देवरासो है ये भी एक श्रृंगारिक रचना है। यानी 3 जो रचनाएं हैं, बीसल देवरासो, पदावली और पहेलियाँ, अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, विद्यापति की पदावली है और नरपति नाल की बीसल देवरासो है, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी पुस्तकें बच गई, 12 में से 11 पुस्तकें हैं वो वीरगाथात्मक पुस्तकें हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया उसमें कहा गया कि महाराज भोज से, यानी महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव से कुछ पीछे तक, यहाँ पीछे तक का अर्थ है कि उनसे आगे तक, वहाँ तक इन्होंने काल विभाजन किया है। किसने? शुक्ल जी ने। और इन्होंने काल विभाजन 4 भागों में किया है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, दूसरा है भक्ति काल जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, और तीसरा रीति काल जिसको उत्तर मध्य काल कहा जाता है, और चौथा है आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, तो जितने भी 4 काल बताए इनके इन्होंने उपनाम भी दिए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल। भक्ति काल को क्या कहा? पूर्व मध्य काल। रीति काल को उत्तर मध्य काल, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो चलिए अगली रचना को देखते हैं। 7वीं रचना आ गई हमारी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यानी आलोचनात्मक इतिहास। इतिहास ग्रंथ अनेकों हैं, लेकिन उनके अंदर आपको डिफरेंस करने के लिए ये याद रखना होगा कि आलोचनात्मक इतिहास है वो किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। यानी ऐसे याद कर लीजिए कि राम जी की आलोचना हुई थी जब उन्होंने सीता जी को घर से निकाल दिया था, है ना। राम की क्या हुई थी? आलोचना हुई थी जब उन्होंने सीता जी को निकाल दिया था। ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए और फटाफट आपको बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर से आपको आंसर करते टाइम आ जाएगा कि राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार थे, उनको आलोचना की गई। यानी इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और ये चीज़ जो मैं आपको जोड़ जोड़ के एक दूसरे से रिलेट करके बता रही हूँ, इसका एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से याद हो जाएं और कोई भी आपको परेशानी उस समय न आए। ठीक है। और जो राम कुमार वर्मा थे, ये अपभ्रंश की बहुत सी सामग्री को हिंदी में समेट लिया था इन्होंने, इसलिए यह अधूरा है, केवल भक्ति काल तक ही है। एक बात देखिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना, इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह अधूरा है ना, क्योंकि इन्होंने केवल भक्ति काल तक ही वर्णन किया है। अगर हमें इस चीज़ को याद रखना है तो हमें सोचेंगे कि जब राम जी से सीता बिछड़ गई थी, यानी सीता चली गई थी, तो राम जी क्या हो गए? अधूरे रह गए। यानी भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा था। ऐसे एक दूसरे को मज़े मज़े में हिंदी साहित्य का इतिहास याद करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक काम और किया है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मान लिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री हिंदी में समेट ली थी, तो अपभ्रंश के कवि थे स्वयंभू, तो उनको ही इन्होंने हिंदी का पहला कवि मान लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर इनके काल विभाजन पर बात करें तो इन्होंने संधि काल व चारण काल से माना, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यानी रीति काल और आधुनिक काल हैं ये अप्रकाशित हैं, सिर्फ इनका नाम दिया है इन्होंने। जब विभाजन किया तो रीति काल और आधुनिक काल ये अप्रकाशित है, केवल राम कुमार वर्मा का भक्ति काल तक ही जो काल विभाजन है वो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हमारे इतिहास ग्रंथ का नाम है
8वें नंबर का है, गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखिए, वैज्ञानिक इतिहास को हम जैसे ही पढ़ते हैं ना, यानी वैज्ञानिक रूप से, यानी कोई भी जैसे गणना करते हैं हम, 2 और 2 4 होते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट किया जा चुका है, तो इसी रूप में हम इसको याद कर लेंगे। यानी गणपति, यानी जितनी भी काउंटिंग है, गणना है, वो वैज्ञानिक है ना। तो हमें बिल्कुल भी कोई भी वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इतने आसानी से हिंदी साहित्य याद हो जाता है। तो गणपति चंद्रगुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, है ना। हो गया याद। और कब लिखा गया? 1965 ईस्वी में। और सबसे पहले आधुनिक काल का इन्होंने विभाजन किया था, ठीक है। यानी इससे पहले आधुनिक काल को सिर्फ आधुनिक काल इसी विभाजन में रखा गया था। जितने भी हमने 7 जो इतिहास ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन 8वां जो इतिहास ग्रंथ है गणपति का, इन्होंने आधुनिक काल के और सब पार्ट के रूप में विभाजित कर दिया। कैसे? जैसे आधुनिक काल को जागरण सुधार काल कहा, ठीक है, द्विवेदी युग, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, भारतेंदु युग, छायावाद, और छायावाद के भी 2 युग बनाए इन्होंने, प्रगति और प्रयोगवाद, नवलेखन काल। यानी कि आधुनिक काल का विभाजन किसने किया? सबसे पहले आधुनिक काल को विभाजित किया था गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। तो इन्होंने काल विभाजन किया था प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी सभी को 3 भागों में ही विभाजित कर दिया। लेकिन तीसरा जो भाग था, अभी तक तो हम 4 भाग देख रहे थे ना, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने सिर्फ 3 ही भाग बनाए, प्रारंभिक यानी शुरू का, मध्य यानी मध्य का, और आधुनिक यानी जो आधुनिक है। और आधुनिक काल के इन्होंने अनेक नाम दे दिए। यानी जागरण काल को इन्होंने सुधार काल कहा और द्विवेदी युग भी कहा, पुनर्जागरण सुधार काल भारतेंदु युग को कहा, और छायावाद के भी 2, छायावाद के बाद 2 युग और कौन से? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। यानी आधुनिक काल के अनेक भागों के रूप में विभाजन किसने किया? सबसे पहले गणपति चंद्रगुप्त ने, क्योंकि उनका जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम था वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। इस प्रकार हमने 8 जो इतिहास ग्रंथ थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है और उनको अच्छे से याद भी कर लिया है, और साथ साथ आपको रिवीजन भी करा के उनको मैंने कोशिश की है आपको याद कराने की। एक बार फिर आप इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए और आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इससे आगे हम थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण 2-4 बिंदु और हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं। कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसमें वृहद देखिए नाम में ही छुपा है उसका अर्थ। अगर आप हिंदी साहित्य के सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो अगर उन रचनाओं को भी पढ़ते हैं ना, मैं आगे आपको जो रचनाएं याद कराऊंगी ना, उन रचनाओं के नाम में ही आपको उनकी तिथियां और ये सब आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। वृहद इतिहास यानी इसमें 100 से भी अधिक, यानी 100 से भी अधिक लेखकों ने मिलकर इसको लिखा था, इसलिए इसका नाम था। एक जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम था, इसलिए इसका कोई एक आदमी ने लिखा नहीं, तो इसका एक आदमी कोई नाम मिलेगा नहीं। जैसे और बाकी हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्रगुप्त, यानी इन्होंने अकेले ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, और ये गणपति वाला 65 में है, ये याद रखेंगे। मैंने शायद आपको इसको रचना काल नहीं बताया, तो आप नोट कर लीजिए। जो गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, इसका रचना काल है 1965 ईस्वी में, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ये 100 से अधिक लोगों ने मिलकर लिखा था, और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसको लिखवाया था, और इसमें कुल 18 खंड हैं। ये भी आपको इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं, ये भी आप याद रख लें। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, वृहद है यानी बहुत बड़ा है, तो 100 से अधिक लोगों ने लिखा। और किसने? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिखवाया। और कितने? 18 खंड बनाए। और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की भूमिका
इसी ग्रंथ से लिखी है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र है ना, उन्होंने भी अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है और उन्होंने रीतिकाल की भूमिका नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है और उसी की जो भूमिका है वो इस इतिहास वृहद इतिहास ग्रंथ से लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो ये नागरी प्रचारणी सभा ने इसको वृहद इतिहास को लिखवाया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि नागरी प्रचारणी सभा क्या थी और कब इसका प्रकाशन हुआ। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना थी वो 1893 ईस्वी में, यानी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी और इसमें ये प्रकाशित हुआ था 1896 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बिंदु और नोट कर लीजिए कि 1785 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। विलियम जोन्स थे इसके संस्थापक, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पीछे हमने पढ़ा उसमें आई थी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका प्रकाशन हुआ था। कौन सी पुस्तक थी वो? उस पुस्तक का नाम था, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो बताओ, जिसमें केवल हिंदी के, देखिए मैं एक हिंट और आज दे देती हूँ आपको, केवल हिंदी के कवि ही, पहली बार ऐसी पुस्तक थी जिसमें केवल सारे के सारे जो कवि थे वो हिंदी के लिए गए थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत अध्ययन कार्य किया था, भाषाओं का सर्वेक्षण किया और तुलसीदास जी पर वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। उनकी पुस्तक थी, कौन थे वो? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इनकी जो रचना थी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका की इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये 1785 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज अपना एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें से आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा, अगर आदिकाल में से आपका प्रश्न बनता है तो उसमें से बनने की 101% संभावना है कि प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं और उनके जितने भी मुख्य बिंदु थे कि वो कौन से सन में प्रकाशित हुई और कितने उसमें कवि थे, कुल कितने हिंदी के कवि थे, और अगर कोई पुस्तक ऐसी दूसरी लैंग्वेज में लिखी गई है, दूसरी भाषा में है, तो उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, कब किया और किस नाम से किया, ये सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आप इस क्लास को एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिएगा और आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी ये सारी पुस्तकें जो इतिहास ग्रंथ हैं और इनके इतिहासकार हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो हमारा ये यहाँ लक्ष्य रहता है कि अगली क्लास का टॉपिक भी हम इसी क्लास में बताते हुए चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो रहेगा नाथ साहित्य परंपरा और उसमें जितने भी नाथ साहित्य के प्रमुख बिंदु हैं और उनके जितने भी रचनाएं हैं उन सभी का हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे नाथ साहित्य को हम एक ही वीडियो में फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और पढ़ते रहिए।